Hello and welcome to Vimochana Edu. This is a series of geography optional and we are continuing with oceanography, which is module 4 of our series. This is the direct continuation of our previous class जहाँ पर हम लोग ओशन टाइड्स की बात कर रहे थे। ये सेम क्लास है लेकिन ये वीडियो जो है उसका पार्ट 2 है। तो हम लोगों ने जहाँ पर ये छोड़ा था हम वहीं से ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ वो मेरा पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 पर आए। अब कई स्टूडेंट्स जो होंगे जो मेरा स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे होंगे और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो ये सोच रहे होंगे कि अरे सर आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड क्लास स्टडी और नोट्स तैयार करवाए जाएंगे, तो आप इसमें ओवरलोड क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि ओशन टाइड से तो आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। सिर्फ 2025 में एक क्वेश्चन आया था, वो भी अपना अपना वेव करंट के साथ मिलकर आया था। इसका मतलब सिर्फ 3 मार्क्स के बर्थ था। तो मेरा उनको सबको ये आंसर है जो मैंने पार्ट 1 में भी दिया था कि भाई एग्जामिनर ने आपको चिल्ला चिल्ला कर बोला है कि मेरा ध्यान अब टाइड्स की तरफ चला गया है, तो इसका मतलब मैं टाइड्स से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। टाइड्स में भी क्या पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा? ओरिजिन ऑफ द टाइड्स पूछ सकता है, या टाइप्स ऑफ टाइड्स पूछ सकता है, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइड्स पूछ सकता है। तो मेरे पार्ट 1 के अंदर मैंने आप लोगों को ओरिजिन ऑफ द टाइड्स बताया, जिसके अंदर मैंने आपको 3 थ्योरीज बता दी थी ओरिजिन की, है ना। अब पार्ट 1 में ही मैंने आप लोगों को हिंट दे दी थी कि मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ टाइड्स करवाऊंगा। अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो मेरा जो प्रीवियस पार्ट 1 के अंदर जो टाइप्स ऑफ टाइड्स है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा जाना आ जाता है तो मैंने उसके लिए बोला था कि आज जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में कराऊंगा, तो अपन वही चीज अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखो सिलेबस देख लो। सिलेबस के अंदर जो ये रेड वाला जो है वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। येलो वाला हाईलाइटेड हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर मेरा वेव्स कंप्लीट हो गया है और टाइड्स जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो करंट्स के ऊपर होगा, है ना। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सबसे, जो कई बार आ चुका है क्वेश्चन। पीवाईक्यू के अंदर देखो सिर्फ अभी तक 2025 में ही क्वेश्चन पूछा गया है करंट से, वो भी केवल 10 मार्क्स का। इसका मतलब एग्जामिनर ने हम लोगों को बोल दिया है कि भाई या तो 2026 में या 2027 में आप लोगों को एक डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइड्स के ऊपर या वेव्स के ऊपर। भाई करंट तो ऑब्वियस सी बात है, आना है तो आना ही है ना। इसीलिए नाउ टाइप्स ऑफ ओशन टाइड्स, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को जहां से खत्म किया था मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज कर रहा हूं। तो जिन लोगों ने देख लिया है वो हल्का सा स्किप कर सकते हैं केवल 2 या 3 स्लाइड के लिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टाइड्स, ठीक है, कौन कौन से थे? मैंने आप लोगों को बोला था कि टाइड्स को मैंने 2 पार्ट 2 चीजों के बेस पर मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। एक था बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी और एक था बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सन एंड मून, है ना, सन मून एंड अर्थ। तो पहला जो था फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार आ रहा है, तो वो चीज थी। एक था साइड सेमी डायगोनल टाइड्स। सेमी डायगोनल टाइड्स क्या होता है? इसके अंदर 2 टाइड्स, 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स तो आती हैं, और ये दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल हाइट होती है टाइड्स की। कहीं भी हो किसी भी टाइम अंतराल में, मतलब 2 टाइम अंतराल होते हैं ना। तो मैंने क्या बताया था? देखो 1 2 3 4 पोजीशंस बताई थी मैंने। इस पोजीशन पे आके हाई टाइड हो गई, इस पोजीशन पे आके लो टाइड हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पर हाई टाइड हो गई, यहाँ लो टाइड हो गई। तो ये जो हाई टाइड और लो टाइड्स होंगी ना, वो दोनों की जो हाइट होगी वो इक्वल होगी और लो टाइड की हाइट भी इक्वल होगी। और ये एक दिन में 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड देखने को मिलती है। ये होता है मेरा डायगोनल टाइड्स। ये मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया, आगे चल के मैं आप लोगों को उसको डिटेल में बताऊंगा। ये मोस्ट कॉमन टाइप की अपनी टाइड हो गई। दूसरा है डायगोनल टाइड। डायगोनल टाइड्स के अंदर क्या होता है? इसके अंदर सिर्फ एक हाई टाइड देखने को मिलेगी और एक लो टाइड देखने को मिलेगी एक दिन में, है ना। अब देखो आप बोलोगे कि अरे सर ऐसा कैसे हो रहा है? भाई आप लोगों ने सुनी थी ना भाई, ये तो केवल मेरी पोजीशन यहाँ थी। अगर मेरी यहाँ पे हुई तो यहाँ पर पोजीशन हुई तो यहाँ पर तो मेरी एक ही तो टाइट हो सकती है, हाई टाइट। इसके बाद यहाँ नहीं होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अपोजिट साइड में थोड़ी सी कम होगी। तो इसका मतलब केवल एक ही हाई टाइड और एक ही लो टाइड देखने को मिलेगी। इसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा और समझ में आएगा क्यों होती है। ये हमेशा कहाँ पर देखने को मिलती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड पार्ट ऑफ इंडियन ओशन में हम लोग को देखने को मिलती है। मतलब ये क्या होती है? अपनी लोकेशन बेस्ड होती है, अलग अलग। आई बात समझ में, है ना। दूसरा लोकलाइज्ड बोल सकते हैं इस चीज को। अगला है मिक्स्ड टाइड। नाम से समझ में आ रहा होगा, इसमें दोनों की ही दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। मतलब ये क्या होंगी? टाइड्स तो अपनी 2 हाई 2 लो देखने को मिल सकती हैं,
लेकिन अपनी जो हाइट्स होगी टाइड्स की वो अलग अलग होगी, अनइक्वल हाइट्स होगी सक्सेसिव टाइड्स की, और कॉम्बिनेशन ऑफ द डायोडनल एंड सेमी डायोडनल का कॉम्बिनेशन होता है ये, है ना। मैंने आप लोगों को डायग्राम भी बताया था डायोडनल में, देखो ये हाई टाइड हो गई, ठीक है, एक हाई टाइड हो गई, एक मेरी लो टाइड हो गई, यही तो मेरी डायोडनल टाइड होती थी जिसमें एक हाई टाइड और एक लो टाइड होगी। अब बोलेंगे अरे सर आपने तो बोला था कि एक होती है, तो फिर इस साइड कैसे हो गई? भाई 24 घंटे में एक हो रही है ना, तो देखो 24 घंटे में यहाँ पे एक हाई टाइड हो गई, फिर जैसे 24 घंटे हो गए तो फिर ये मेरी एक और हाई टाइड देखने को मिल गई, तो मतलब दोनों में अंतर होगा। ऐसे ही यहाँ पे 12 है और 36 आर, तो ये वाली टाइड भी मेरे को यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। इस तरीके से मेरी 24 घंटे में सिर्फ एक हाई टाइड और एक लो टाइड देखने को मिल रही है ना। नेक्स्ट सेमी डायोडनल टाइड के अंदर देखो एक हाई टाइड दो हाई टाइड, है ना, एक हाई टाइड दो हाई टाइड और दो लो टाइड देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना। तो ये वाली बात हो गई, तो दो हाई टाइड, लेकिन दोनों की जो हाइट है वो इक्वल है। देखो ये जो नीचे भी लो टाइड की भी हाइट जो है इक्वल है, इन दोनों की इक्वल है, और हाई टाइड की भी हाइट इक्वल है। लेकिन जब आप सेमी डायोडनल मिक्स टाइड में जाओगे, ये मिक्स टाइड के अंदर जाओगे, तो क्या सेमी डायोडनल मिक्स टाइड के अंदर अगर गए तो दोनों की हाइट देखो कम है। ये देखो टाइड नंबर 1 की हाइट कितनी ज्यादा है, टाइड नंबर 2 की हाइट कितनी कम है। ऐसे ही मेरे टाइड लो वाटर वाली लो टाइड की जो है वो कितनी है, ये इतनी है, लेकिन इसकी ज्यादा है ना, तो मतलब अनइक्वल हो गई। अगर मैं डायोडनल मिक्स्ड टाइड की बात करूंगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कैसे, ऐसी तो चीज होती ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट तो कंपेयर किससे करोगे आप, दूसरी वाली से तो करोगे, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, इसीलिए इसको अपन सेमी डायोडनल मिक्स्ड टाइड भी बोल सकते हैं। मतलब जो मैं मिक्स टाइड बोल रहा हूँ ना, इसको हम लोग सेमी डायोडनल मिक्स टाइड भी बोल सकते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सन मून एंड अर्थ, भाई क्या होता है, या तो मेरा सन मून और अर्थ जो होगा, सन मून और अर्थ जो होगा, या तो मून इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। मतलब ये मेरा न्यू मून, एक मिनट, ये मेरा फुल मून और ये मेरा न्यू मून, है ना। तो अगर मेरा सन मून और अर्थ एक ही लाइन में होंगे तो वहां पर मेरी बनेगी स्प्रिंग टाइड। क्या बनेगी? स्प्रिंग टाइड बनेगी, क्योंकि ये चूंकि मेरा सन भी मेरे को इसको खींच रहा है, मेरा मून भी इसको खींच रहा है, तो बहुत ऊंची टाइड हो जाती है ये वाली, है ना। और अगर मेरी मून और सन के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का बनेगा, इसका मतलब वो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में अगर वो चीज होगी तो मेरा क्या होगा, वहां पर मेरी नीप टाइड बनेगी। मतलब ये भी हो जाएगा, नहीं ये भी हो जाएगा, लेकिन नीप टाइड जो होती है उसकी हाइट जो मेरी स्प्रिंग टाइड होती है उससे कम होती है। तो बस वही वाली बात है, देखो स्प्रिंग टाइड में अकर्स ड्यूरिंग द न्यू मून एंड फुल मून, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सन मून एंड अर्थ आर ऑन द स्ट्रेट लाइन, मैक्सिमम टाइडल रेंज यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसे नीप टाइड के अंदर ये हमेशा फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर में देखने को मिलता है। सन मून जो होते हैं ना वो राइट एंगल पे होते हैं और मिनिमम टाइडल रेंज यहाँ पर देखने को मिलती है। एग्जाम में क्या लिखोगे, स्प्रिंग टाइड अगर ड्यू टू द कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून। भाई कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल है ना दोनों का, तो इसको इससे हो जाएगा आप लोगों का। अब क्या यहाँ पर होगा, तो भाई यहाँ की अलग चीज होगी, बात अलग हो जाएगी, है ना। नाउ देखो स्प्रिंग टाइड का ये देखो, लूनर टाइड, सोलर टाइड, ये वाली ये जो दिख रही है ना, ये है मेरी सोलर टाइड। तो इन दोनों का देखा जाए तो न्यू मून के टाइम पे ये हो जाएगी इधर, और सोलर और जो अपनी फुल मून के टाइम पे इधर हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर अगर यहाँ पर फुल मून नहीं हुआ और आप बोल रहे हैं कि दो टाइम हो जाएगी, तो आप लोग ये कैसे बोल रहे हैं कि ये तो इधर की तरफ खींच लिया इन्होंने टाइड वो वाटर को, तो ये मेरी इधर की तरफ आ गई, लेकिन इधर कैसे आ गई? तो वो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो बताया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, है ना। तो अगर जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा पहले वो देख के आए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई ओरिजिन ऑफ टाइड्स का कैसे अपन लोगों ने देखा था, है ना। नीप टाइड का देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो मून के अंदर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। ऐसे चाहे इधर चला जाए चाहे इधर चला जाए, दोनों में 90 डिग्री का एंगल बनना है मून और सन के बीच में। तो क्या हो जाएगा, सोलर टाइड भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये रही, और लूनर टाइड आप लोगों को ये देखने को मिल रही है ना, लूनर टाइड। तो अब मैंने ये भी बताया था कि सोलर टाइड जो होंगी वो एज कंपेयर टू द लूनर टाइड उसकी रेंज जो होगी वो थोड़ी सी कम होगी, मतलब थोड़ी कम ऊपर उठेगी। चाहे मेरा सूरज और उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इसका जो इफेक्ट होगा ना वो उससे कम होगा अपने मून से। आई बात समझ में? तो प्राइमरी इफेक्ट किसका होगा, मेरा मून का होगा अपने अर्थ के ऊपर,
टाइड्स के ऊपर, है ना। देखो अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा डिटेल में अगर जाऊं, क्योंकि मुझे फ्यूचर प्रूफ डायमेंशंस लेके आनी है इसके अंदर, भाई फ्यूचर में कितना भी डिटेल में पूछ लिया जाए तो अपन लोग बता तो पाएंगे। तो ओशन टाइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन, वही मैंने बताया अभी, लैटिट्यूडनल वेरिएशन एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैंने अभी तक क्या बताया था, अगर 10 मार्क्स में लिखना है तो केवल एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन और फ्रीक्वेंसी की बताया था, लेकिन लैटिट्यूडनल वेरिएशन पे भी ये अफेक्ट करता है। देखो कैसे करता है, पहले एक एक से अपन देखते आते हैं। पहली है एक स्प्रिंग टाइड, ये किसके ऊपर बेस्ड था, एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन, मतलब सन मून और अर्थ की पोजीशन, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। तो यही दोनों चीजों को मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। तो स्प्रिंग टाइड अगर व्हेन द सन मून एंड अर्थ आर अलाइंड इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यूरिंग द न्यू मून एंड फुल मून, है ना। ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून एक्ट टुगेदर, एक साथ ही एक्ट करते हैं, है कि नहीं है। टाइडल रेंज बिकम मैक्सिमम, तो इस टाइम पे क्या होता है, टाइडल रेंज मैक्सिमम हो जाती है। हाई टाइड्स आर वेरी हाई एंड लो टाइड्स आर वेरी लो। ऑब्वियस सी बात है, हाई टाइड्स होती है, देखो ये सोलर के कारण जो हो रहा है, ये मेरा लूनर के कारण हो रहा है ऐसे। तो हाई टाइड जो होती है बहुत हाइट हो जाती है, और जो लो टाइड जो होती है वो आप लोगों की लो हाइट हो जाती है उन दोनों की, है ना। मून हो या सन हो गया। तो एग्जाम में क्या लिखोगे, स्प्रिंग टाइड रिप्रेजेंट द मैक्सिमम टाइडल रेंज। तो ये क्या करती है, ये अपन लोगों को मैक्सिमम टाइड रेंज बताती है, और जानते ये हमेशा कब होता है, न्यू मून और फुल मून के टाइम पर, है ना। नेक्स्ट इसके अंदर देखो ये डायग्राम बना देना, ये स्प्रिंग टाइड का, ठीक है, ये न्यू मून है मेरा, ये मेरा फुल मून है, और अपना सोलर टाइड ये हो रही है, सॉरी लूनर टाइड जो हो रही है, सोलर टाइड जो हो रही है, लूनर टाइड जो हो गई ये वाली, ये वाली सॉरी, ये जो ऊंची दिख रही है ना ये, और सोलर टाइड जो हो गई, आई बात समझ में, नीचे वाली, है ना। तो ये डायग्राम बना के आया ना। नीप टाइड मैं इस पर ज्यादा फोकस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने प्रीवियसली भी समझा दिया था, अभी भी वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो नीप टाइड क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया था कि 90 डिग्री का एंगल होगा मून और सन के बीच में। तो नीप टाइड अगर व्हेन द सन एंड द मून आर पोजीशनड एट द राइट एंगल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ईच बोल रहा हूं सॉरी, ठीक है। तो कब होता है ये, फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में होता है। तो देखो फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ आएगा, सेकंड क्वार्टर में यहाँ आएगा, थर्ड क्वार्टर में यहाँ आएगा, फोर्थ क्वार्टर में यहाँ आएगा। तो फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में ये देखने को मिलता है, ठीक है। ड्यूरिंग द नीप टाइड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून काउंटर एक्ट ईच अदर। तो क्या करेगा, एक दूसरे को काउंटर करेंगे ना, ये इधर की तरफ खींचेगा, सन इधर की तरफ खींचेगा, है ना। तो दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरी टाइडल रेंज हो जाएगी वो मिनिमम हो जाएगी। तो मतलब लो टाइड और हाई टाइड की जो हाइट होगी ना वो मिनिमम रहेगी इस टाइम पे। नाउ एग्जाम में क्या लगोगे, नीप टाइड प्रोड्यूसेस द वीकेस्ट टाइडल रेंज। तो सबसे कम जो हाइट की टाइडल रेंज कब मिलती है अपन लोगों को, फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में मिलती है इन नीप टाइड्स। आई बात समझ में, है ना। दूसरा है ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल टाइड्स। क्या है, ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल टाइड्स। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, ये लैटिट्यूडनल बेस्ड क्लासिफिकेशन है ना, तो लैटिट्यूड बेस्ड क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा अपना ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल टाइप। अब ट्रॉपिकल टाइड्स क्या होती हैं, जब मेरा मून जो है वर्टिकली अबव होता है नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कैप्रिकॉन। मतलब ये मेरी अर्थ है, यहां पर मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये तो मेरा इक्वेटर हो गया। अगर मेरा बिल्कुल जो मून जो है अगर मेरा ओवरहेड हो गया यहां पर या फिर यहां पर, ये मून है ना मेरा, ये मैं mm लगा देता हूं, या फिर या तो यहां पर आ जाएगा या यहां पर आ जाएगा, तब मेरा बनेगा मेरा ट्रॉपिकल। आई बात समझ में, क्योंकि ट्रॉपिक्स पर आ रहा है ना। तो वन टाइडल बल्ज डोमिनेट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक इस जगह पर क्या हो जाएगी, एक टाइडल बल्ज यहां पर सबसे ज्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनइक्वल टाइड्स यहां पर देखने को मिलेंगी। क्यों, क्योंकि यहां पर मेरी एक तरफ यहां पर बल्जिंग आ गई ना, इधर नहीं है ना, तो अनइक्वल टाइड्स आ गई, तो यहां पर मेरी अनइक्वल टाइड्स देखने को मिलेंगी। तो मतलब सीधी बात है, वन टाइडल बल्ज यहां पर देखने को मिलता है ना, तो इसका मतलब यहां पर मिक्स्ड वाली बात हो जाएगी, है ना। लेकिन अपन यहाँ पर लिखेंगे नहीं क्योंकि ट्रॉपिकल वाली बात चल रही है ना। तो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी। ऐसे ही इक्वेटोरियल टाइड्स की अगर मैं बात करूंगा, तो इक्वेटोरियल टाइड मतलब कहां पर होगा, इक्वेटर के ऊपर होगा मून। तो मून जब होगी वर्टिकली अबव द इक्वेटर होगा, तो क्या होगा, पूरी की पूरी टाइड जो बल्ज होगी ना इक्वली स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि यहां पर रह रहा है ना पूरा का पूरा यहाँ पर, है ना। और क्यों, क्योंकि मेरे जो सन है, सन मेरा इससे और इससे ऊपर हो ही नहीं सकता है,
इससे और इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता है, इसीलिए एक जगह यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो मेरा सन तो अगर मान लो पड़ा है मेरा इक्वेटर पे खड़ा है और यहाँ पर मेरा मून है, तो यहाँ पर अगर मेरा सन है यहीं पे, तो यहाँ तो मेरी मिनिमम हो जाएगी ना, तो इधर वाला कम हो जाएगा, इधर वाला ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब मेरा इक्वेटर पे मून होगा और उसी टाइम पे मान लो इक्वेटर पे ही मेरा सन है या फिर नहीं भी है सन, तो क्या होगा, मेरा चाहे इक्वेटर पे मून है तो दोनों की तरफ तो अफेक्ट तो एक जैसी पड़ेगा ना। तो बोथ टाइडल बल्स, मतलब दो टाइडल बल्स है ना, एक इधर की तरफ टाइडल बल्ज है, एक इधर की तरफ टाइडल बल्ज होगा, तो दोनों की तरफ जो टाइडल बल्ज होगा वो स्ट्रॉन्ग हो, इक्वली स्ट्रॉन्ग होगा, तो प्रोड्यूसेस टू नियरली इक्वल हाई टाइड्स। तो यहां पर क्या होंगे, दो हाई टाइड्स देखने को मिलेंगे, है ना। मैंने क्या बताया था कि अपोजिट साइड में आप लोगों का टाइड होता है। अब एक बात बताओ, मैं दोबारा से आप बताता हूं, और अगर मैं अब इसको इस तरीके से ले लूं, ठीक है, ये मेरी हो गई कैंसर, ये हो गई कैप्रिकॉन, ठीक है। अब मान लो मेरा मून यहां पर है, मेरी यहां पर टाइड क्या हो गई, यहां पर आएगी, ठीक है। ये मेरी हाई टाइड यहां देखने को मिलेगी, है ना, देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन सन की पोजीशन तो और अलग है, सन तो मेरा इससे ऊपर यहां तो जा ही नहीं सकता है, मेरी यहां पर टाइड है। तो यहां पर जो मेरी टाइड होगी ना, वो थोड़ी सी इसकी हाइट थोड़ी सी अलग होगी, कम होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। आई बात समझ में, है ना। तो दोनों की जो टाइड है ना, उनकी हाइट कम होगी, लेकिन इक्वेटोरियल टाइड्स के अंदर मेरी चूंकि इक्वेटर के ऊपर मून है, तो दोनों की जो हाइट होगी वो इक्वल होगी, है ना। नाउ कंसेप्ट में लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द मून इन्फ्लुएंस द टाइडल सिमेट्री। तो टाइडल सिमेट्री को ये इन्फ्लुएंस करता है, क्यों, देखो इधर की तो है ही, साथ में ये भी है, ये वाली देखो मैं बताऊं कैसे। ये मेरी जो ऐसे होनी चाहिए थी ना, वो ऐसे ना होके या तो वो ऐसे हो सकती है, ठीक है, या ऐसे हो सकती है, मतलब सिमेट्री नहीं देखने को मिलेगी ना मेरे को। मतलब मेरी जो टाइड जो मेरी पहले मैंने जब मैं बना रहा था, तो मेरी जो इस तरीके से हो रही थी, वो इस तरीके से ना होके वो ऐसे होगी, यहाँ पे जाके फिर ये इधर की तरफ जाके थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। आई बात समझ में। तो मतलब सिमेट्री समझ जाओ ना, ये चीज है, ये इस तरीके से, है ना। तो ये वाली बात हो गई। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखो डायग्राम बना सकते हो ये वाला चाहो तो, बस केवल आपको क्या करना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर मून की पोजीशन दिखानी है, और ट्रॉपिक ऑफ और इक्वेटर के ऊपर मून की पोजीशन दिखानी है, दोनों के अंदर। आई बात समझ में, बनाना है। एपोजीन एंड पेरिजीन टाइड। अब ये एपोजीन और पेरिजीन क्या होता है, पहले तो एक कंसेप्ट समझो, लूनर पेरिगी और अपोजी के मतलब। देखो पेरिजी और अपोजी का मतलब क्या होता है, देखो जब भी आप लोगों की मून जो है अर्थ से डिस्टेंस देखो, क्या देखोगे, अर्थ से मून की डिस्टेंस, और अपन को पता है इलिप्टिकल चल रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मून जो होगा वो अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप लोगों का मून जो है वो अर्थ से मिनिमम डिस्टेंस पर होगा, है ना। तो जब मेरा मून अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है, सबसे ज्यादा दूरी पर होता है मून, तब उसको अपन बोलते हैं एपोजी पोजीशन। क्या, मून की एपोजी पोजीशन। आ गई बात समझ में। और अगर मेरा मून अर्थ से सबसे पास में होगा तो उसको बोलेंगे अपन पेरिजी पोजीशन। क्या बोलेंगे, पेरिजी पोजीशन। अब आप एक कॉमन सेंस लगाना, जब मेरा मून अर्थ से सबसे पास में होगा तो मून की ग्रेविटी का इफेक्ट अपोजी की पोजीशन के इफेक्ट से कम होगा या ज्यादा होगा। भाई जब पास में है तो इफेक्ट तो ज्यादा ही होगा ना, तो इसीलिए जो मेरी टाइड्स होंगी उनकी हाइट जो होगी वो मैक्सिमम होगी। आई बात समझ में। तो बस वही चीज मैं यहां बता रहा हूं कि भाई डिस्टेंस बेस्ड क्लासिफिकेशन है, मून से अर्थ की कितनी डिस्टेंस है। तो पेरिजियन टाइड्स किसको बोलेंगे अपन, पेरिजियन टाइड्स जब मून इज एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मतलब पेरिजी टू द अर्थ, पेरिजी पोजीशन वाला सबसे कम डिस्टेंस पर है, तो यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल पुल होगा और हायर टाइडल रेंज अपन लोगों को देखने को मिलेंगी। ऐसे ही अपोजिंग टाइड्स की अगर मैं बात करूं तो ये कब होती है, जब मून जो होता है वो सबसे दूर होता है, फारदेस्ट डिस्टेंस होती है, मतलब अपोजी पोजीशन पे होता है अर्थ से। तो यहाँ पर वीकर ग्रेविटेशनल पुल होगा, किस चीज का, मून का यहाँ पर लिख लेना, मून वीकर ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन लोगों को लोअर टाइडल रेंज देखने को मिलेगी। तो एग्जाम में लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून मॉडिफाइज टाइडल स्ट्रेंथ, और इसी तरीके से आप लोगों का सन और अर्थ की डिस्टेंस भी अफेक्ट करती है। तो केवल और केवल इसके ही नहीं, दोनों के दोनों बात चल रही है। अपोजी एंड पेरिजी वाली बात समझ में आ गई, है ना। नेक्स्ट डायोडनल एंड सेमी डायोडनल टाइड्स, ये तो मैं बता चुका हूं, और साथ में मिक्स्ड टाइड्स भी थी, है ना। मिक्स्ड टाइड्स, सेमी डायोडनल, मिक्स्ड टाइड्स।
तो सेमी डायगोनल टाइड्स के अंदर 2 हाई टाइड्स होती हैं और 2 लो टाइड्स होती हैं एक दिन के अंदर, और ऑलमोस्ट इक्वल हाइट होती है सारी की सारी, दोनों की देखोगे तो मोस्ट कॉमन टाइप है ये, वही चीज है। डायगोनल टाइड्स क्या होती हैं? 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड पर डे होता है, फाउंड इन गल्फ ऑफ मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन, वही चीज है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्लासिफिकेशन हो गया। नाउ साथ में तीसरी मिक्स टाइड जो होती है उसके अंदर आप लोगों को 2 हाई टाइड्स 2 लो टाइड्स देखने को मिलती हैं, लेकिन अनइक्वल हाइट्स देखने को मिलती हैं टाइड्स की, है ना। तो ये लिखना और वो डायग्राम बना देना जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, है ना। नेक्स्ट इज इक्विनॉक्टिकल स्प्रिंग टाइड। क्या? इक्विनॉक्टिकल स्प्रिंग टाइड, ये क्या होता है भाई? इक्विनॉक्स की बात होती है। अब ये इक्विनॉक्स क्या होते हैं, मैं पहले आपको चारों पोजीशन दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने पहले नहीं बताई थी, लेकिन आप कॉमन सेंस लगा लो, जनरल स्टडीज का जो लोग कर रहे होंगे उनको पता होगा तैयारी। देखो आपको पता है कि जो सन जो होता है, सन के चारों तरफ मेरी जो अर्थ जब रोटेट करती है तो वो एक इलिप्टिकल शेप में करती है। क्या करती है? इलिप्टिकल उसके पाथ होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है, ठीक है। जब इलिप्टिकल पाथ में करेगी तो ऑब्वियस सी बात है मेरी जो अर्थ है, जो सन का जो चक्कर लगाएगी वो 365 दिन में लगाती है, इसका मतलब 1 ईयर में लगाती है, ठीक है। अब देखो अगर मैं एक इलिप्स बनाता हूं ऐसे, ठीक है, तो अब इसके अंदर मान लो कोई भी पोजीशन मान लो, एक पोजीशन है जिसको मैं जनवरी पोजीशन बोलूंगा, तो जनवरी में मेरी अर्थ कहां पर होगी? जनवरी में, दिसंबर जनवरी में मेरी अर्थ कहां होगी? वो मेरी यहां पर आसपास होगी, है ना, यहां के आसपास होगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरी अर्थ की पोजीशन 2 टाइम, मतलब साल में 2 बार ऐसा होगा कि मेरी अर्थ जो होगी, देखो अगर मैं क्वार्टर की बात करूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 भाग हो गए। तो एक बात बताओ, एक साल में अगर ये पूरा चक्कर लगा रही है तो कितने 4 क्वार्टर में, मतलब 3-3 महीने का डिस्टेंस होगा। तो हर 3 महीने में क्या होगा? देखो एक बार जब यही पहली पोजीशन है, मान लो जनवरी में यहाँ सबसे दूर है, दिसंबर के आसपास यहाँ पर सबसे दूर होता है, वो होता है 21 दिसंबर। क्या होता है? 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को सन से सबसे दूर हो जाएगा, पहली पोजीशन है ये अर्थ की। अब 3 महीने में क्या होगा? ये यहां से घूम के अर्थ जो है वो मेरी यहां आ जाएगी, ठीक है। अर्थ घूमकर यहां आ जाएगी जो कि सन से बहुत कम डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस रह गई ना। तो यहां पर क्या होगा? अब मैं वाली बात नहीं कर रहा हूं कि भाई वो पहले जो बात कर रहा था, लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं अपनी, क्योंकि एंगल इस तरीके से घूम रहा है। आपको पता होगा कि दिसंबर के अंदर मेरी जो सर्दियां जो होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम होती हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहां पर अगर मैं पोल की बात करूंगा तो वहां पूरे टाइम अंधेरा ही रहता है। और मेरा जो सन की जो पोजीशन होगी वो मेरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रहेगी। कहां रहेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रहेगी। तो इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेरा जो रात होगी सबसे छोटी होंगी, दिन जो होगा सबसे, आई एम सॉरी फॉर दैट, रात जो होंगी वो सबसे बड़ी होंगी और दिन जो होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इस चीज को बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिक। क्या बोलते हैं? विंटर सॉलिस्टिक, जो कि 21 दिसंबर या फिर बोला जाए 22 या 23 दिसंबर के आसपास होता है ना। तभी तो अपन बोलते हैं बड़ा दिन। आई बात समझ में? अब सेकंड पोजीशन जब ये यहां आएगी तो इस टाइम पर मेरी दिन और रात, डे और नाइट जो होगी वो इक्वल होंगी, ठीक है। पूरे अर्थ के ऊपर दिन और रात जो होगी वो टाइमिंग उसकी इक्वल होगी, ठीक है। तो ये इक्वल है ना, तो इसीलिए इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। ये कब होता है? 3 महीने बाद। किसके? 3 महीने बाद, इस वाली पोजीशन के 3 महीने बाद। तो 21 दिसंबर को 22 दिसंबर के आसपास था, तो ये लगभग अपना 20 मार्च को, कब? 20 मार्च को। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने हो गए ना। तो ये 3 महीने में यहां पर आने में लगता है। तो यहां पर आप लोगों को क्या होगा? 20 मार्च को यहां पर अपना इक्वल डे और इक्वल नाइट देखने को मिलेगी, पास में है यहां पर। लेकिन अपनी चूंकि वो जिस तरीके से अपना एंगल पे जो अर्थ घूमती है, तो अपना क्या हो जाएगा यहां पर अपने, इसका मतलब ये मेरा इक्वेटर के ओवरहेड होगा। कहां होगा? अपना जो सन जो होगा वो इक्वेटर के ओवरहेड होगा। ये मेरा इक्वेटर है अर्थ का, है ना। तो ये तो यहां पर क्या होगा मेरा? इसके इक्वेटर के ओवरहेड होगा सन, ठीक है। ये कहां पर होगा मेरा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अब उसके 3 महीने बाद फिर और जाएगा, तो ये क्या होगा? इसके अपोजिट पोजीशन में आ गया। तो इसका मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ,
एक मिनट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ गया अपना सन। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आएगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन जो होंगे वो सबसे बड़े होंगे एज कंपेयर टू नाइट, है ना। तो सबसे बड़ा दिन जो होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोगों का जून में देखने को मिलता है, ठीक है। और सबसे छोटा दिन हम लोगों को 21 दिसंबर को या 22 दिसंबर को देखने को मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा है, ठीक है। तो ये कब होगा? 21 जून। तो 21 जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज डूबेगा ही नहीं अपने नॉर्दर्न पोल के ऊपर, है ना। नॉर्दर्न पोल के ऊपर सूरज डूबेगा ही नहीं, अपने साउथ पोल के ऊपर रहेगा। आई बात समझ में? तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? अब चूंकि समर चल रही है तो इसको बोलते हैं समर सोल्स्टिस। ऐसे ही उसके 3 महीने बाद फिर ऐसी पोजीशन आएगी, लेकिन इसको क्या बोलेंगे अपन? इक्विनॉक्स, क्योंकि ये फिर से अपना कहां पर आ गया है? घूम के अपना सन जो आ गया अपने इक्वेटर के ऊपर आ गया है, तो ये इक्विनॉक्स हो गया। ये कब की बात है? उसके 3 महीने बाद, है ना, जून से 3 महीने बाद। तो सितंबर 22 सितंबर को ये यहां आता है। तो 20 मार्च और 22 सितंबर को अपने पास क्या होगा? इक्विनॉक्स पोजीशन होगी। और 21 दिसंबर और 21 जून को अपने पास सोलिस्टिक्स वाली वो होगी पोजीशन। अब ये विंटर सोलिस्टिक्स हो जाएगी, ये समर सोलिस्टिक हो जाएगी। ऐसे ही ये ऑटम होता है ना इस टाइम पे, तो ये वर्नल इक्विनॉक्स हो जाएगा, ये ऑटम इक्विनॉक्स हो जाएगा। आई बात समझ में? इक्विनॉक्स पोजीशन, तो इक्विनॉक्स पोजीशन पे आप कॉमन सेंस लगाना। फिर भी देखो नॉर्मली कि यहाँ पर मेरा जो सन जो होगा वो ओवरहेड कर रहा है इक्वेटर पे, तो ये मैंने क्या बताया था? इक्वेटर वाली बात, तो वही चीज हो गई ना। तो बस वही चीज हो गई इक्विनॉक्टिकल स्प्रिंग की। अगर मैं बात करूंगा तो इक्विनॉक्स मतलब मार्च और सितंबर में अपना इक्विनॉक्टिकल टाइड्स देखने को मिलती हैं जब सन इज वर्टिकली अबव द इक्वेटर। जैसे मेरा मून और उसके ऊपर था ना, मून वाली बात पे, ऐसे ही मेरा सन भी तो इक्वेटर और उसके ऊपर हो सकता है। तो ये कंबाइंड विद द न्यू मून और फुल मून। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड सोलर एंड लूनर फोर्सेस आर मैक्सिमाइड। क्यों? क्योंकि भाई इस टाइम पर जो सन की जो डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस भी देख लो, ये केवल और केवल उसकी बात नहीं आ रही दिन और रात की, यहाँ पर डिस्टेंस की भी बात आ रही है कि सन की जो डिस्टेंस है अर्थ से वो मिनिमम हो रही है, और साथ में वो इक्वेटर के ऊपर भी है ना। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल सेमी यूरेनल टाइड्स देखने को मिलेंगी और मैक्सिमम देखने को मिलेंगी। तो सोलर एंड लूनर फोर्सेस आर मैक्सिमाइज्ड, तो टाइडल रेंज बिकम एक्सेप्शनली हाई। तो इस टाइम पर क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी मार्च और कब? सितंबर में। तो एग्जाम में क्या लिखोगे? इक्विनॉक्टिकल स्प्रिंग टाइड प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट टाइडल रेंज। तो हाईएस्ट टाइडल रेंज अपन को यहां देखने को मिलती है। आई बात समझ में? है ना नॉर्मली। चलो भाई, ये अपनी टाइप्स ऑफ टाइड्स इतनी बहुत है एग्जाम के अंदर, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये डायग्राम जरूर बना के आ जाना, है ना। अब दूसरी जो चीज है वो और पूछ सकते हैं, छोटी छोटी एसोसिएटेड फिनोमेना। एक बार पूछा भी गया है, नॉर्मली उल्टा सीधा लोग पूछ लेते हैं, तो हो सकता है आ भी जाए। टाइड्स में नहीं पूछा लेकिन वेव्स में तो पूछे गए थे। तो इसी तरीके से कुछ इससे रिलेटेड फिनोमेना अपन देख लेते हैं, 4 या 5 होंगे, ज्यादा टफ भी नहीं है और नॉर्मल भी है, ठीक है, और एग्जाम के लिए भी जरूरी है। तो ओशंस टाइड्स गिव्स राइज टू द सेवरल सेकेंडरी हाइड्रोडायनामिक्स फिनोमेना। सेकेंडरी हाइड्रोडायनामिक फिनोमेना है सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कोस्टल प्रोसेस, नेविगेशन, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट एंड एस्चुरियन एनवायरनमेंट। These phenomena reflect the horizontal response of the ocean water to the vertical tidal oscillation। तो क्या करता है ये रिफ्लेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल रिस्पॉन्स किस चीज का? ओशन वाटर टू द वर्टिकल टाइडल ऑस्किलेशन का। आई बात समझ में? तो एक पहला फिनोमेना जो है वो है टाइडल करंट्स। क्या है? टाइडल करंट्स। देखो टाइड्स क्या होती है आप लोगों को? वर्टिकल है, लेकिन अगर मैंने ये वर्टिकली इसको ऊपर जा रही है, लेकिन आगे भी तो जा रही है, तो मतलब इसका फॉरवर्ड मूवमेंट भी तो हो रहा है। तो इसका मतलब टाइड्स का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होना, उसको भी तो टाइडल करंट बोलते हैं, ठीक है। तो टाइडल करंट आर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, टाइडल करंट्स आर दी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर एसोसिएटेड विद द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स, ठीक है। मतलब ऊपर उठी लेकिन आगे भी बढ़ रही है, ठीक है। अभी तक मैंने आप लोगों को टाइड्स बताई, जब भी आप लोगों के दिमाग में आएगा ना, आप लोगों के उस टाइम पे दिमाग में तो यही चीज आ रही होंगी ना कि अरे ये तो केवल ऊपर उठ रहा है और वो जा रही है, लेकिन वो आगे भी बढ़ रही है। तो अगर वो चीज आगे बढ़ेगी तो उसको अपन लोग बोलेंगे टाइडल करंट्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो वाइल टाइड्स देमसेल्फ रिप्रेजेंट दी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। जब टाइड्स को क्या बोलते हैं अपन? सीधी सीधी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। द टाइडल करंट रिप्रेजेंट द लेटरल फ्लो, मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लो इंट्रोड्यूस्ड बाय द
चेंजिंग सी लेवल ग्रेडियंट। भाई सी लेवल ग्रेडियंट का चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो उनका फॉरवर्ड मूवमेंट होना ही होना है। आई बात समझ में? तो देखो की डिस्टिंक्शन अगर मैं बात करूं, टाइड्स आर द वर्टिकल मूवमेंट वेयर एज टाइडल करंट्स आर द हॉरिजॉन्टल रिस्पॉन्स टू द टाइडल फोर्स। तो इसमें एक की डिफरेंस है, समझना इन चीजों को, क्योंकि एग्जाम के अंदर कहीं गलती ना कराओ आप, ठीक है, इसीलिए मैं ये चीजें करवा रहा हूं। तो कौन कौन से टाइप के आप लोगों के टाइडल करंट्स होंगे? देखो टाइप्स ऑफ टाइडल करंट, एक होता है फ्लड करंट, एक होता है एब करंट। क्या होता है? एक होता है फ्लड करंट, एक होता है एब करंट। फ्लड करंट क्या होता है? ये कब होता है? जब आप लोगों की टाइड्स जो हो रही होंगी वो राइज हो रही होंगी, तो अकर्स ड्यूरिंग द राइजिंग टाइड्स। वाटर फ्लो टूवर्ड्स द कोस्ट और अपस्ट्रीम इन द एस्चुरीज। तो एस्चुरीज में किधर की तरफ जाएगा वाटर? अपना कोस्ट की तरफ जाएगा या फिर अपस्ट्रीम इन द एस्चुरीज। तो क्या हो जाएगा? फ्लड आने के चांसेस है ना यहाँ पे। कॉजेज लैंडवर्ड मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट। तो इससे क्या होगा? देखो वर्टिकल मूवमेंट तो हो ही रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है, तो जो मेरे सेडिमेंट्स होंगे उधर किधर जाएंगे? मेरे लैंड की तरफ जाएंगे, तो कोस्टल एरिया की तरफ मेरी जो आएगी। चाहो तो ऐसे बना देना, नहीं बनाना तो मत बनाना, कोई बात नहीं है। ऐसे ही एब करंट। एब करंट क्या होता है? जब मेरी जो टाइड होगी, अभी तो ये उठ रही है, अब अगर मेरी टाइड कम हो रही है, फॉलिंग हो रही है, नीचे जा रही है, ये वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, ये हो जाएगी मेरी क्या? राइजिंग टाइड। ये हो जाएगा फॉलिंग टाइड, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर से राइजिंग टाइड, ये हो जाएगा फॉलिंग टाइड। तो वाटर फ्लो अवे फ्रॉम दी कोस्ट टुवर्ड दी ओपन सी। अब क्या हो जाएगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, जब कोस्ट वाला इलाका है, जब ये क्या हो रहा है? इधर की तरफ जा रहा है ना, ये फॉलिंग है ना, नीचे की तरफ जा रही है ना, तो क्या हो जाएगा? मेरा जो कोस्ट से दूर जाएगा पानी, ठीक है। तो बस वही चीज समझो। जैसे मेरा, आपको याद है जब मैंने आप लोगों को क्लाइमेटोलॉजी करा रहा था, तो मैं आप लोगों को लैंड ब्रिजेस और सी ब्रिजेस बता रहा था, बस उसी तरीके से चीजें हैं। यहां पर मेरे करंट्स आ गए, तो फ्लड करंट क्या होगी? जो मेरी कोस्ट की तरफ जा रही है, टूवर्ड कोस्ट, और ये कोस्ट से ओपन सी की तरफ जा रही है। ये वाली एव करंट जो होंगी वो कोस्ट से ओपन सी की तरफ जाएंगी, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीवर्ड सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। तो अब क्या होगा? जो मेरा कोस्ट की तरफ जो मेरे सेडिमेंट्स होंगे वो सी की तरफ जाएंगे, उसकी तरफ से। आई बात समझ में? है ना। नॉर्मली ये समझो कि टाइड्स जो हो रहा है, अगर मेरी कोस्ट की तरफ जा रही है, जो कि मेरी उठती हुई टाइड्स है, तो वो मेरी क्या हो जाएंगी? मेरी फ्लड करंट्स हो जाएंगे। और अगर मेरी एब जो है, अगर मेरी टाइड्स जो है वो, अगर मेरी फॉलिंग टाइड्स जो है वो अगर इधर से आ रही है, तो मेरी जो कोस्ट से अपने ओपन सी की तरफ जाएंगी, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? एब करंट बोलूंगा। आगे बात समझ में? नॉर्मली यही छोटी सी चीज है ना। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई टाइडल करंट्स की? स्ट्रॉन्गेस्ट इन द नैरो स्ट्रेट एंड एस्चुरीज। जो नैरो स्ट्रेट्स और एस्चुरीज होती है ना, वहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ये। क्यों भाई? फ्लड वाली बात हो गई टाइडल करंट, चाहे फ्लड हो चाहे वो हो। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन दी टाइडल रेंज। भाई वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी? कितनी रेंज है टाइड की। कोस्टल कन्फिगरेशन कैसा है कि मान लो बड़ा डायरेक्ट, ये कोस्ट ये डायरेक्ट है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है नॉर्मली, तो इसमें यहाँ पर फ्रिक्शन ही नहीं देखने को मिल रहा। तो कोस्ट अगर इस तरीके से हुआ तो कोस्ट पर आने से पहले ही वो थोड़ी कम होने लगेंगी। साथ में डेप्थ ऑफ द वाटर कितना है उस पर भी डिपेंड करता है इस चीज का, ठीक है। तो डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली। तो डायरेक्शन जो होती है ना वो पीरियोडिकली रिवर्स होता रहता है। आई बात समझ में? ये टाइडल करंट की वो हो गई तरीका। वही वाली बात, एब करंट और आप लोगों का फ्लड करंट दोनों एक साथ होंगे ना भाई। एक ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी तो आ रहा है वो अलग करंट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इधर जाएगा तो अपना इधर जाएगा पानी, इधर होगा तो इधर जाएगा पानी। आई बात समझ में? कोस्ट इधर है। नाउ क्या सिग्निफिकेंस है, हम लोगों ने क्यों देख रहा है इसको? ये इन्फ्लुएंस करता है हार्बर नेविगेशन को, टाइमिंग ऑफ शिप एंट्री। भाई ये हेल्प करेगा ना आप लोगों को शिप की एंट्री करने में। मालूम पड़ा वहां पर एकदम से पानी इधर की तरफ जा रहा है कोस्ट से, और शिप आप लोग ट्राई करो इधर आने की, तो क्या आने देगी? ये वाली नहीं आने देगी ना। ये कब आने देगी? जब ये हेल्प करेगी इधर आने में। फिर आप लोगों का उसका वेलोसिटी भी आप लोगों को कंट्रोल करनी पड़ेगी शिप की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसकी वेलोसिटी भी तो रहेगी, है ना। तो वो हो गई। ऐसे ही कंट्रोल करती है एस्चुरियन सर्कुलेशन पैटर्न को। साथ में रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कोरिंग ऑफ रिवर माउथ, है ना। तो क्या कर रहा है आप लोगों का? रिवर माउथ को स्कोर कर रहा है। ऐसे ही अफेक्ट कर रहा है सेडिमेंट सॉर्टिंग एंड डिपोजिशन को भी, है कि नहीं। सेडिमेंट आ रहे हैं जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहाँ के अगर मैं बात करूंगा, देखो पहली बात सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है आप लोगों का? ये नैरो स्ट्रेट में होता है। तो ये कहाँ पर है? इंग्लिश चैनल में है ना, हुगली एस्चुरीज में है, और गल्फ ऑफ खंबात में, खंबात की खाड़ी है ना, गल्फ ऑफ कैम्बे में है, ठीक है। ये चीज अपनी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, कहीं भी आप लोगों को एस्चुरीज और स्ट्रेट में के आसपास देखने को मिल जाती हैं, है ना। देखो ये रही
ये मेरा हो गया हार्बर टाइप की चीज हो गई, यहाँ पर बनाया। तो देखो एब जो है ये रोटेटरी टाइट करंट्स आ रहे हैं, ये देखो यहाँ से, ये देख रहे हैं चार्ज सब तरफ आ रहे हैं ये वाले। अब यहाँ से अगर मैं बात करूंगा, ये देखो ये नैरो वाली बात हो गई ना, तो फ्लड करंट जो होंगे वो अंदर की तरफ आएंगे और जो एब करंट जो होंगे वो बाहर की तरफ आएंगे। तो देखो एब करंट जो इधर की तरफ आएगा, फ्लड करंट जो होगा इधर की तरफ आएगा। ये डायग्राम बना लेना। इससे भी और ज्यादा टफ देखना है तो देखो टाइडल ट्रांसपोर्ट, तो डाउन ड्रिफ्ट आइलैंड और अप ड्रिफ्ट आइलैंड। तो डोमिनेंट वेव डायरेक्शन ये इधर की तरफ है, अपनी वेव इधर आ रही है ना। तो और टाइडल प्रोपगेशन इधर की तरफ हो रहा है। तो नेट ड्रिवन ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पर, नेट फ्लड टाइडल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो एव टाइडल डेल्टा मतलब इधर की बाहर की तरफ आ रही है, देखो आ रही है ना। तो टाइडल चैनल्स हैं ये देखो मेरे दोनों के दोनों, है ना। बैरियर बेसिन बन गया ये चीज का, क्योंकि उस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो नेट वेव ड्रिवन ट्रांसपोर्ट क्या होगा, इधर की तरफ चली जाएगी वेव। आई बात समझ में। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, जरूरत नहीं है। आप तो ये वाला डायग्राम बना के आया ना, आप लोगों को टाइम वहाँ पर इतना नहीं मिलेगा कि आप डायग्राम बना पाओ, तो ये बना के जरूर आना, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा टर्म है टाइडल बोर्ड्स। क्या है, टाइडल बोर्ड्स। देखो टाइडल बोर्ड्स तो कॉमन सेंस की बात है भाई, बहुत सिंपल चीज है। टाइडल बोर्ड होता है सडन रैपिड एंड टर्बुलेंट सर्ज ऑफ द टाइडल वाटर दैट मूव अप स्ट्रीम अगेंस्ट द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। तो देखो मेरी रिवर अगर इधर जा रही है, रिवर अगर मेरी इधर जा रही है, तो अब आप बताओ कॉमन सेंस लगाना कि एकदम से अगर टाइड आया इधर की तरफ तो क्या करेगा, ये इसको टकराएगा नहीं, इससे टकराएगा ना। मेरी रिवर फ्लो इधर की तरफ हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है, तो हल्का सा ऐसे इसको हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइडल बोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टाइडल बोर बोलेंगे। ये कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग इनकमिंग टाइड इज फोर्स्ड इनटू द नैरो शैलो एंड फनल शेप एस्चुरी। जब इसको जबरदस्ती में नैरो शैलो और फनल शेप एस्चुरीज में घुसने की कोशिश करे। तो एग्जाम में क्या लिखोगे, टाइडल बोर इज हाइड्रोलिक जंप फॉर्म्ड ड्यू टू द अपस्ट्रीम मूवमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग टाइडल वेव इन एन एस्चुरी। क्या होता है, टाइडल बोर जो है एक हाइड्रोलिक जंप जो है, जंप दिखाती है फॉर्म्ड ड्यू टू द अपस्ट्रीम मूवमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग टाइडल वेव इन द एस्चुरीज। कॉमन सेंस लगाना, यहां से मेरी टाइड्स आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ये टकराई एकदम से, तो क्या होगा, एकदम से ऐसे नहीं हो जाएगी, ऐसे ऐसे, है ना। तो इस चीज को लोग बोलते हैं टाइडल बोर। देखो मैं डायग्राम दिखाता हूँ आप लोगों को नॉर्मली। देखो ये मेरी रिवर आ रही है, ठीक है, ये मेरी टाइड आ रही है ये। तो अब रिवर की मेरी डायरेक्शन है ये है, टाइड की डायरेक्शन इधर है। लेकिन ये एकदम से अगर इसमें जाएगी तो ये टकरा के यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ऐसे नहीं बनाएगी, ये देखो ये नहीं बनाएगी, क्योंकि रिवर की फ्लो को भी थोड़ा सा वो अपोज कर रही है। तो इस चीज को लोग बोलते हैं टाइडल बोर। क्या बोलते हैं, टाइडल बोर। अ टाइडल बोर इज अ वॉल ऑफ वाटर दैट सर्ज अप रिवर विद द एडवांसिंग हाई टाइड। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, एडवांसिंग हाई टाइड देखने को मिल जाएगी, तो ये टाइडल बोर बन जाएगी। तो एक सिंपल सा आई बात समझ में, है ना। नाउ कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि टाइडल बोर बन जाएंगी। पहली बात तो लार्ज टाइडल रेंज होनी चाहिए, लगभग 4 से 5 मीटर की होनी चाहिए, तभी वो बनेगी। क्यों भाई, रिवर की भी तो अपनी चल रही है, वो तो उसको खत्म कर देगी नहीं तो। दूसरा है फनल शेप्ड एस्चुरीज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, फनल शेप्ड एस्चुरीज होनी चाहिए। देखो ये फनल शेप्ड एस्चुरीज हो रही है यहाँ पर, है ना। देखो यहाँ पर कम है, यहाँ पर चौड़ा मुंह है यहाँ का, इसकी थोड़ी सी वो कम हो जाएगी। तो फनल शेप्ड एस्चुरीज होनी चाहिए। अगला वेट, शैलो रिवर चैनल होने चाहिए। भाई शैलो नहीं होगा तो क्या होगा भाई, बहुत ज्यादा मोटा होगा, अगर जो ऊंचाई अगर इतनी होगी तो यहाँ से वो इस पर टकरा ही नहीं, वो हो ही नहीं भाई, इसको क्या कर देगा, अपोज कर देगा। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग टाइड होनी चाहिए। स्प्रिंग टाइड कैसे होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आई बात समझ, ऊंची होनी चाहिए, सीधी कहने का मतलब है ना। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है भाई इसकी, ये भाई कैसी दिखेगी फिर, एक वॉल ऑफ वाटर की जैसी दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि इससे टकरा गई ना तो बहुत ऊंची ऊंची इस तरह से वॉल बन गई। ये हाईली इरोजिव होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और इरोजन भी होगा आसपास की चीजों का, है ना। कॉजेज सडन राइज इन द वाटर लेवल। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से मेरी रिवर आ रही है, यहाँ से मेरी ये टाइड है, तो एकदम से वाटर लेवल जो हो जाएगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑफन अकम्पनीड बाय लाउड नॉइस। तो क्या होगा, आवाज भी बहुत तेज आएगी। इमेजिन करो इस चीज को कैसे होती है, तो आवाज भी तेज आएगी, एक पानी इधर से आ रहा है, एक पानी इधर से आ रहा है, दोनों टकराई धम इस तरीके से। सॉरी मैं कभी कभी कर जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाएगी, तो एक वॉल भी बन गई और आप लोगों की आवाज भी बहुत तेज आ गई, है ना। तो हुगली रिवर एग्जाम्पल के तौर पर, हुगली रिवर इंडिया के अंदर है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसी बोर्स बनती है। अमेजोन रिवर पोरोरोका ब्राजील के अंदर ये वाली चीज देखने को मिलती है।
सवर्न रिवर यूके में है सवर्न रिवर, तो ये भी देखने को मिलती है। आगे बात समझ में, तो ये एग्जाम्पल लिख के जरूर आना। नेक्स्ट देखो, ये तो समझ में आ गया होगा, ये ओशन हो गया। अब बना के आना है आप लोगों को ये वाला डायग्राम, ठीक है। लैंड, ओशन, इनकमिंग टाइड, रिवर, तो ये आप लोगों के टाइडल बोर्ड्स बन गए, है ना। चलो भाई, ये मैंने इंटरनेट से निकाला है। नेक्स्ट टर्म इज टाइडल रिप्स एंड वर्पूल्स। वर्पूल्स तो आप लोग समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से बनते हैं ना, तो वो ठीक है। तो इन अ नैरो चैनल इन द नैरो चैनल एंड स्ट्रेट, कहां पर, नैरो चैनल और स्ट्रेट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग टाइडल करंट्स इंटरेक्टिंग विद द इरेगुलर सीवेड टोपोग्राफी गिव राइज टू द टाइडल रिप्स एंड वर्पूल्स। क्या होता है भाई, ये डेंजरस फॉर द स्मॉल वेसल। देखो इस तरीके से वर्पूल्स आ रहे हैं ना, दो वो बस नाम समझ में आ रहा होगा, आप लोग इमेजिन भी कर पा रहे होंगे कि इनको अपन वर्पूल्स बोलते हैं। इस तरीके से हो जाना, क्यों, क्योंकि उनको मिल ही नहीं रही है ना जगह, तो ये डेंजरस है स्मॉल वेसल्स के लिए। ये अफेक्ट करते हैं कोस्टल इरोजन को। क्यों, क्योंकि आप लोगों के रिप्स बन रहे हैं और वर्पूल्स बन रहे हैं, तो आपको कोस्टल भी तो आपको क्या करेगा, इरोड करेगा। इंडिकेट करता है जोन ऑफ स्ट्रॉन्ग टाइडल एनर्जी, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर मेल स्टॉर्म है, नॉर्वेरियन कोस्ट पर मेल स्टॉर्म्स आते हैं। आई बात समझ में, है ना। तो ये चीज लिख सकते हो नॉर्मली। ऐसे ही एम्पीड्रोमिक सिस्टम, एम्पीड्रोमिक सिस्टम जब मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी बता रहा था, तब भी मैंने बोला था कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को और अच्छे बताऊंगा एम्पीड्रोमिक सिस्टम होता क्या है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि एम्पीड्रोमिक सिस्टम जो होता है, इस सिस्टम के आसपास जो होगा वो आप लोगों का बढ़ना चालू हो जाएगा, क्या, टाइड की रेंज। तो जो बिल्कुल बिल्कुल पास में होगा वहां पर निग्लेजिबल हाइट होगी अपनी टाइड्स की, और जितने ज्यादा दूर होते चले जाओगे उतना ज्यादा आप लोगों की हाइट होती चली जाएगी। तो एन एम्प्रोड्रोमिक सिस्टम इज रोटेशनल टाइडल सिस्टम, एक रोटेशनल टाइडल सिस्टम है जहां पर टाइडल वेव्स जो होती हैं रोटेट अराउंड द सेंट्रल पॉइंट नोन एज द एम्प्रोड्रोमिक पॉइंट वेयर टाइडल रेंज इज नियरली जीरो। तो यहाँ पर टाइडल रेंज बिल्कुल जीरो होती है, और ये क्या होता है, एक रोटेटरी होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, टाइडल रेंज इंक्रीजेज रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर होता जाएगा, तो रेडियली क्या हो जाएगी, वो धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। डायरेक्शन कैसे हो जाएगी रोटेशन की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा वहां पर एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों भाई, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स के कारण ये सब चीजें हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होगा और अपना सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगा। ये रोटेशन होगा आप लोगों का एम्प्रोड्रोमिक सिस्टम का, है ना। एम्प्रोड्रोमिक पॉइंट वो होगा वहां पर आप लोगों का जीरो होगा। ऐसे ही कंट्रोल्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स एंड बेसिन जियोमेट्री से भी आप लोगों का कंट्रोल होता ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। नाउ इस क्या इंपोर्टेंस क्या है इसका, भाई ये एक्सप्लेन करता है एब्सेंस ऑफ टाइड्स इन द सर्टेन ओशन लोकेशन। भाई कई सारी ओशन लोकेशन वहां पर आप लोगों की टाइड्स नहीं देखने को मिलती, ठीक है, लेकिन अपन लोग बोलते हैं कि मून और सन की पोजीशन के कारण टाइड्स आ रही है। तो आपको पता ही चल गया कि ये क्या होता है, ये सेंट्रल इस तरीके से वो चल रहा है, यहाँ पर आप लोगों का होता नहीं है, यहाँ पर आप लोगों की बढ़ती चली जाती है, देखो, है ना। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है आप लोगों की एब्सेंस ऑफ टाइड्स इन द सर्टेन ओशन लोकेशन। ये हेल्प करता है टाइडल प्रेडिक्शन एंड नेविगेशन में। एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्थ सी और सदर्न इंडियन ओशन के अंदर इस तरीके की अपन लोगों को देखने को मिलती है ये वाला एम्फीड्रोमिक सिस्टम। आई बात समझ में। और डायग्राम आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आप लोग बनाया था ना, बस वो बना सकते हो, या फिर कुछ नहीं इस तरीके से बना सकते हो। एक मिनट, ये मेरा हो गया, ये बड़ा 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 ये हो गया, ठीक है। ये मेरा हो गया एम्प्रोड्रोमिक पॉइंट, ठीक है, एपी लिख सकता हूँ मैं इसको। और ये मेरी बढ़ती जा रही है, देखो ये बढ़ती जा रही है, यहाँ बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है ना। नेक्स्ट, इतने ही पॉइंट बहुत है, बोर्स समझ लो, वर्पूल समझ लो, एम्प्रोड्रोमिक सिस्टम समझ लो, 4 बहुत है। इतनी टर्म के अलावा और मुझे नहीं लगता कि और कुछ पूछेगा, फिर तो भाई ऑब्वियस से पता छोड़ना ही जाना अच्छा होगा, क्योंकि मैक्सिमम इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द ओशन टाइड्स, भाई इसकी सिग्निफिकेंस भी देख लो, अगर पूछ लिया जाए 4-5 पॉइंट है, थोड़ा सा मैंने डिटेल में करा दिया है, एग्जाम में आता है तो आप लिख देना। ओशन टाइड्स प्लेज द मल्टी डायमेंशनल रोल इन शेपिंग द कोस्टल एनवायरमेंट, इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन एक्टिविटीज एंड रेगुलेटिंग मरीन इकोसिस्टम। Their significance extends beyond the simple sea level oscillation, है ना। नाउ पहला सिग्निफिकेंस क्या है भाई, वेट थोड़ा सा हैंग हो रहा है, 1 मिनट, तो पानी भी पी लेता हूँ मैं साथ में। आई थिंक अब ठीक हो गया होगा, काफी हैंग होगा। चलो कहाँ थे हम लोग, नेविगेशन सिग्निफिकेंस, हाँ सिग्निफिकेंस देख रहे थे हम लोग।
पहला है नेविगेशनल सिग्निफिकेंस। यहां पर क्या होता है भाई, क्या क्या हेल्प करेगी भाई, हाई टाइड अलाउ शिप टू एंटर द शैलो पोर्ट्स एंड हार्बर्स। ऑब्वियस सी बात है, हाई टाइड्स होंगी तो वहां पानी ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हेल्प करेगी कि भाई अंदर अपना जा सके हार्बर और शैलो पोर्ट्स पर। ऐसे ही टाइडल कैलेंडर्स आर इसेंशियल फॉर मैरीटाइम नेविगेशन, बहुत जरूरी है। टाइमिंग ऑफ द टाइड्स डिटरमाइन सेफ पैसेज थ्रू द एस्चुरीज। भाई अगर आप लोगों को पता है कि टाइड्स किस टाइम पे आती हैं तो आप लोगों को सेफ पैसेज भी हेल्प मिलती है अगर टाइमिंग पता चल जाए तो, एस्चुरीज से, है ना। एग्जाम्पल कोलकाता पोर्ट, लंदन पोर्ट, रोटरडम पोर्ट, पोर्ट के नाम लिख दो, सीधी बात, ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट, रोल इन कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी। क्या भाई, क्या रोल है इसका? भाई ये टाइडल करंट कंट्रीब्यूट करते हैं इरोजन ऑफ द टाइडल फ्लैट्स में, फॉर्मेशन ऑफ द एस्चुरीज में, एस्चुरीज भी फॉर्म की हेल्प से होती है। ये डेवलपमेंट ऑफ द मड फ्लैट्स एंड द सॉल्ट मार्शेस अपन लोगों को इसकी वजह से होता है, ठीक है। इंटरेक्शन, और क्या ये सोलली रिस्पॉन्सिबल है? द आंसर इज नो। भाई ये हेल्प करते हैं इस चीजों में, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ द टाइड्स विद वेव इनहांस द कोस्टल इरोजन। और अगर टाइड्स जो होता है, टाइड और टाइड्स का अगर वेव्स के साथ इंटरेक्शन हो जाए तो कोस्टल इरोजन और ज्यादा होता है। मैंने आप लोगों को जब वेव्स बताया था तब भी मैंने बताया था कि कोस्टल इरोजन करने में वेव्स बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो ऐसे ही मेरा टाइड्स अगर इससे मिल जाए तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये। तो एग्जाम्पल के लोगोगे, टाइड एक्ट एज ई स्लो बट परसिस्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट, है ना। नेक्स्ट इज सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन। क्या है? सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन। तो क्या हो जाएगा भाई, फ्लड टाइड्स कैरी सेडिमेंट्स लैंडवर्ड, है ना। फ्लड टाइड्स जो होते हैं वो सेडिमेंट्स कहां लेके आते हैं? लैंड की तरफ लेकर आते हैं। एब टाइड्स जो होते हैं वो सेडिमेंट को सीवर्ड लेके आते हैं, मैंने अभी बताया था। तो इससे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ सैंड बार्स होते हैं इसके कारण, और मेंटेन करता है ये एस्चुरियन डेप्थ को भी, है ना। नाउ कंसेप्चुअल लाइन अगर क्या लिखना चाहोगे, टाइड रेगुलेट सेडिमेंट बैलेंस इन एस्चुरियन सिस्टम। तो ये क्या करता है? रेगुलेट करता है सेडिमेंट बैलेंस एस्चुरियन सिस्टम्स के अंदर। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो टाइडल मिक्सिंग ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डीप वाटर। टाइडल मिक्सिंग क्या होता है? डीप वाटर से न्यूट्रिएंट्स को लेकर आता है ना। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो टाइडल मिक्सिंग जो होती है वो न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है डीप वाटर से, है ना। साथ में ये सपोर्ट करता है रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी को, इन्फ्लुएंस करता है ब्रीडिंग साइकिल ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म को। क्यों भाई? सीधी सीधी बात है, टाइड्स आ रही हैं ऊपर नीचे से हो रहा है तो मिक्सिंग भी तो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंग्रोव जो होते हैं, मैंग्रोव इकोसिस्टम और एस्चुरीज फिशरीज, यहां पर ये ज्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। क्या है भाई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस? पहली बात, सबसे अच्छी बात है, ये फिशिंग एक्टिविटीज को एड करता है। क्यों भाई? बहुत ऊपर उठ रहा है फिर नीचे जा रहा है, ऊपर उठ रहा है नीचे जा रहा है ना। ऐसे ही डिटरमाइन करता है टाइमिंग ऑफ द फिशिंग ऑपरेशंस। साथ में ये सपोर्ट करता है एक्वा कल्चर इन द टाइडल फ्लैट्स। टाइडल फ्लैट्स के अंदर ये एक्वा कल्चर को क्या करता है? सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी पोटेंशियल। क्या है? टाइडल एनर्जी पोटेंशियल अगर मैं बात करूं तो प्रिडिक्टेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं ये, प्रिडिक्टेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं यहाँ पर। साथ में रिक्वायर हाई टाइडल रेंज, मतलब 5 मीटर से ऊपर की चाहिए होगी तभी तो आप लोगों का वो होगा एनर्जी पोटेंशियल। एग्जाम्पल के तौर पर ला रेंस जो फ्रांस के अंदर है, ऐसे ही सिम्बा लेक शिवा लेक साउथ कोरिया के अंदर, तो ये बहुत अच्छी ऊंची जाती है। ऐसे ही इंडिया में बात करोगे तो गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ, ये भी बहुत अच्छे पोटेंशियल दिखाते हैं अपने। साथ में क्लाइमेट चेंज कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत अच्छा, ये इसको ना इग्नोर कर देते हैं लोग, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। आप लोगों को इग्नोर नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसको मान के चलूंगा। एग्जाम में अगर टाइम भी ना मिले तो सबसे पहले चाहे पहले दूसरे टर्म में भी क्लाइमेट चेंज को ही लिख के आना, ठीक है। सी लेवल राइज एम्पलीफाई टाइडल इंपैक्ट। भाई आपको पता है कि सी लेवल राइज हो रहा है, तो अगर सी लेवल राइज होगा तो टाइड्स क्या होंगे? और ज्यादा आप लोगों के इंपैक्ट करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। सेकेंड इज इंक्रीज्ड कोस्टल फ्लडिंग ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइड, है ना। तो ये कोस्टल फ्लडिंग जो होगी वो क्या होगी? आप लोगों की स्प्रिंग टाइड के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? स्प्रिंग टाइड में क्या होता है? मैक्सिमम होती है ना ये चीजें, सबसे ज्यादा होती है। ऐसे ही ग्रेटर रिस्क टू लो लाइंग डेल्टा, जो लो लाइंग डेल्टा होते हैं ना वहां पर सबसे ज्यादा रिस्क देखने को मिल सकता है, ठीक है। एग्जाम में क्या लिखोगे? अगर इसमें लिखते चाहो क्लाइमेटिक चेंज में, तो क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग दी
हजार्ड पोटेंशियल ऑफ टाइड्स इन द वल्नरेबल कोस्टल रीजन, है ना। तो जो वल्नरेबल कोस्टल रीजन, सब वैसे ही वहां पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, साथ में ये और ज्यादा इंक्रीज कर देती है। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। अब देखो टाइड्स इन रिलेशन टू द वेव्स एंड करंट, देखो 3 लाइंस बहुत हैं अगर आ जाता है तो, ठीक है, कि क्या रिलेशन है समझने के लिए, ठीक है। लिखने के लिए तो आपके पास वेव्स टाइड्स सब हो जाएगा, करंट्स में नेक्स्ट वीडियो में करवाने ही वाला हूं। तो देखो वेव्स क्या होती हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए आती हैं, विंड ड्रिवन होती हैं और ऑक्सिलेटरी होती हैं, है ना वेव्स, ठीक है। वहीं पर रह गई ऊपर नीचे, ठीक है। साथ में आप लोगों की ये ट्रांसपोर्ट भी होती है। करंट्स क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है ये, ठीक है। टाइड्स क्या हो जाएंगी, पीरियोडिक वर्टिकल राइज ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण पीरियोडिकली वर्टिकल राइज और फॉल होता है। आई बात समझ में। तो ये चीज हो गई मोटी मोटी लाइंस, ठीक है, इससे आना लगने की जरूरत नहीं है। कंक्लूड करें अपन पूरे का पूरे टाइड्स वाले टॉपिक को, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ओशन टाइड्स आर एस्ट्रोनॉमिकली कंट्रोल्ड वर्टिकल मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर whose interaction with coastal configuration and basin geometry determines their real world behavior and significance। बस ये लिख दोगे आप टाइड्स के अंदर, कंक्लूड कर दोगे। तो ये मेरा कल का जो वीडियो था और जो आज का वीडियो, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मिला के मैं कंक्लूड कर रहा हूँ ओशन टाइड्स को, ठीक है। होमवर्क के अंदर फ्लो चार्ट्स बना लो और डायग्राम बना लो, कोई भी आंसर राइटिंग लिखने की करने की जरूरत नहीं है आज के उसमें, क्योंकि भाई ना तो पूछा गया है अभी तक, और अगर पूछा भी आता है तो आपके नोट्स इतने हैं तो आप डायरेक्ट लिख के आ सकते हो अपने, ठीक है। और वैसे भी जनवरी आ गया, आप थोड़ा सा कम करना है इस चीज पे, बस वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, ठीक है। बाकी का अपना प्री में फोकस करो। नाउ नेक्स्ट वीडियो जो होगा, सॉरी मैं यहाँ पे बदलना भूल गया, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ओशन करंट्स के ऊपर अपन लेके आएंगे, और अगर हुआ तो हो सकता है इसमें भी मेरे 2 वीडियोस लग जाए करने के लिए। वैसे मैं ट्राई करूंगा एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कोई भी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन ये दोनों वेव और टाइड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन लोगों का ओशन करंट्स हो जाता है। हम लोग कोई भी जनरल स्टडीज टाइप में इसकी प्रिपरेशन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल टाइप से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा उसको डिटेल में ये नहीं बताऊंगा क्या नाम है क्या नहीं है, हाँ जितनी जरूरत होगी उतना देखेंगे, उसके अलावा नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है आप लोगों के नोट्स बनाने में, आप लोगों की प्रिपरेशन में, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल की सीरीज यूट्यूब पर फ्री में मैं अवेलेबल कराऊंगा, पूरा 100% एग्जाम बेस्ड, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।